नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 अगस्त सन 2025। पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त को दोपहर 1:25 तक रहेगी। साथ ही 9 अगस्त को यानी आज स्नान दान की पूर्णिमा भी है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। उज्ज्वला सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी। LPG पर नुकसान की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ देगी भारत सरकार। हरियाणा CET एग्जाम रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। हरियाणा SSC चेयरमैन बोले, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट तैयार रखें, करेक्शन पोर्टल खुल रहा है। हरियाणा में तकनीकी खामियों के चलते eKYC मिशन हुआ ठप, राशन मिलने में होगी परेशानी। राव इंद्रजीत को पूर्व मंत्री ने बताया छोटे दिल वाला, खट्टर से मुलाकात के बाद बोला हमला। पहला मंदिर जहां 24 घंटे शिवलिंग पर बहेगी गंगा धारा, कुरुक्षेत्र संगमेश्वर मंदिर में हरिद्वार से आएगा गंगा जल। फरीदाबाद में बनेगी हरियाणा की पहली ई-लाइब्रेरी, दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद। हरियाणा में आमजन के लिए राहत भरी खबर, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होंगे 10 नए ऑपरेशन। हिसार में 20 से अधिक गांव पानी में डूबे, DC ने जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, उचित मुआवजा प्रक्रिया हुई शुरू। जुलाना में नगर पालिका कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, ऑनलाइन हाजिरी की नीति से नाराज सरकार का तुगलकी फरमान बताया। रोहतक में किसानों ने DC ऑफिस का किया घेराव, फसलों को MSP पर खरीदने की रखी मांग, कहा खाद की कमी को दूर किया जाए। हरियाणा में 10वीं 12वीं के मांगे आवेदन, सितंबर परीक्षा के लिए 950 रुपये लगेगा शुल्क, लेट फीस के साथ 1 सितंबर तक का है मौका। ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ भड़के सफाई कर्मचारी, आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध किया, बोले सैलरी समय पर नहीं मिल पा रही। हरियाणा की जेलों में हार्डकोर अपराधियों पर शिकंजा कसा, अपराध नेटवर्क पर लगेगी लगाम, SIT और पुलिस मिलकर करेगी पड़ताल। जींद में तहसीलदार से मिले किसान, बोले खाद की कमी को दूर किया जाए, साथ ही धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू करने की रखी मांग। PM नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की, कहा भारत में आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक। बीते दिन NSA डोभाल मॉस्को स्थित रूसी राष्ट्रपति से मिले थे। मानसून सत्र का 15वां दिन, केंद्र ने इनकम टैक्स बिल 2025 वापस लिया, दोनों सदन 11 अगस्त तक स्थगित। और ब्राजीली राष्ट्रपति ने PM नरेंद्र मोदी से बातचीत की, कहा था ट्रंप से नहीं मोदी से बात करूंगा। नेतन्याहू ने टैरिफ पर भारत का समर्थन किया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में झज्जर समेत कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से सोम नदी में क्षमता से अधिक पानी पहुंच गया है, जिस वजह से उससे सटे गांव में अलर्ट जारी किया गया है। इस नदी की क्षमता 10,000 क्यूसेक की है, लेकिन इसमें 14,159 क्यूसेक पानी पहुंच गया है। हालांकि अभी तक नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं हिमाचल प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण घग्गर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। पंचकुला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी बोर्ड लगा दिए हैं, जिनमें कहा गया है कि कोई भी घग्गर के नजदीक न जाए। इसके अलावा पुल पर खड़े होकर भी नदी देखने न जाए। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी शुक्रवार को भिवानी पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि फ्लड मैनेजमेंट को लेकर राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री अनेक मीटिंग करके अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि टांकड़ी नदी का जलस्तर ज्यादा होने के बावजूद ओवरफ्लो से रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने तोसाम विधानसभा क्षेत्र में जलभराव से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं अथनी कुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण पलवल जिले में यमुना नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। वहीं 9 अगस्त यानी आज पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में 25 से 50% एरिया में बारिश की संभावना है। तो वहीं अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद के 25% एरिया में बारिश की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। तो वहीं कल यानी 10 अगस्त की रात से और 12 अगस्त के बीच राज्य के अधिकतर इलाकों में अच्छी खासी बारिश की दर्ज की जा सकती है। दक्षिण हरियाणा यानी अहिरवाल में भाजपाई फूट खुलकर सामने आई है। नायब सिंह सैनी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रही पूर्व IAS अफसर डॉक्टर अभय सिंह यादव ने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा। एक के बाद एक 2 पोस्ट किए। इनमें राव इंद्रजीत को छोटे दिल वाला तक कह दिया। यह भी लिखा, अहिर समाज के ठेकेदार सुविधा अनुसार महानायक राव तुलाराम राजनीतिक कवच पहनते हैं। राव इंद्रजीत राव तुलाराम के परपोते हैं। असल में नारोल के पास गाँव कोरियावास में 725 करोड़ रुपए की लागत से 800 बेड का मेडिकल कॉलेज बना है। इस कॉलेज का नाम सरकार ने महर्षि चवन चिकित्सा महाविद्यालय रखा है। राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक इस कॉलेज का नाम शहीद राव तुलाराम के नाम पर रखवाना चाह रहे हैं। 3 माह से विवाद छिड़ा हुआ है। पहला मौका है जब भाजपा के किसी नेता ने राव इंद्रजीत सिंह पर खुलकर हमला किया है। डॉक्टर अभय सिंह यादव ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया X हैंडल से पहली पोस्ट 7 अगस्त को शाम 4:15 पर की। इसमें लिखा, जहां तक अहिर समाज के ठेकेदारों का प्रश्न है, उनका अगर असली चेहरा देखना है तो नांगल चौधरी के पिछले विधानसभा चुनाव का विवरण किसी गाँव में पूछ लें। शिवम से
सुरक्षित इन छोटे दिल के बड़े लोगों के लिए महानायक राव तुलाराम केवल राजनीतिक कवच है जिन्हें सुविधा अनुसार पहनते हैं। पहली पोस्ट के ठीक आधे घंटे बाद पूर्व मंत्री ने दूसरी पोस्ट 4:50 पर की, जिसमें लिखा, गांव कोरियावास में मेडिकल कॉलेज के नामकरण विवाद पर मेरा इतना कहना है कि यह मेडिकल कॉलेज लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए बना है, राजनीति के लिए नहीं बना है। नाम जो पसंद हो वो रख लो, लेकिन लोगों को इलाज के लिए जयपुर, दिल्ली या फिर अन्य जगह जाने से पीछा छुड़ाओ। हरियाणा में ग्रुप सी के पदों को भरने के लिए हुए सीईटी के बाद अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC जल्द ही करेक्शन पोर्टल खोलने जा रहा है। आयोग के चेयरमैन डॉक्टर हिम्मत सिंह ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अभ्यर्थियों को अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट पहले से तैयार रखने की सलाह दी है ताकि पोर्टल खुलते ही उन्हें अपलोड कर परिणाम जारी करने की प्रक्रिया में देरी न हो। इससे पहले आयोग चेयरमैन ने बताया कि इस बार परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू होगा। इससे चारों शिफ्टों में हुए पेपर की कठिनाई के आधार पर अंक बराबर किए जाएंगे। साथ ही चेयरमैन ने इस प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों से कानूनी रूप से मान्य सुझाव भी मांगे हैं। साथ ही भरोसा दिलाया है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बता दें कि राज्य में 26 और 27 जुलाई को 4 शिफ्टों में हुई सीईटी परीक्षा में 13 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया था। एग्जाम खत्म होने के 2 दिन बाद आंसर की भी जारी कर दी गई थी। पोर्टल खोलने को लेकर किए गए पोस्ट में हिम्मत सिंह ने लिखा, आयोग सीईटी 2025 ग्रुप सी अभ्यर्थियों के लिए जल्द ही करेक्शन पोर्टल खोलने जा रहा है। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट, आवश्यक डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट तैयार रखें ताकि कोई समस्या न हो। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि करेक्शन पोर्टल खुलने के बाद तुरंत अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें ताकि आयोग जल्द से जल्द परिणाम जारी कर सके। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की सितंबर 2025 के कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार के नेतृत्व में जारी इस महत्वपूर्ण घोषणा के अनुसार विद्यार्थी अब आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर जाकर कंपार्टमेंट, आंशिक अंक सुधार, पूर्ण विषय अंक सुधार और अतिरिक्त विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सुविधा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और गुरुकुल विद्यापीठ के छात्रों के लिए उपलब्ध है। डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि ऐसे परीक्षार्थी जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा सितंबर 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 950 रुपए परीक्षा शुल्क सहित 8 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 18 अगस्त से 22 अगस्त और 300 रुपए विलंब शुल्क सहित 23 अगस्त से लेकर 27 अगस्त और 1000 रुपए के विलंब शुल्क सहित 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिए हेल्पलाइन नंबर 01664 254 300 यानी 01664 254 300 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। फरीदाबाद जिले में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कई राष्ट्रीय और राज्य मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बल्कि भाजपा और कांग्रेस पार्टी पर भी तीखे शब्दों में निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों की आलोचना करते हुए कहा, उन्होंने हर चीज का मजाक बना दिया है। वह हर देश को नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन भारत की नीति स्पष्ट है। ट्रंप यह भूल जाते हैं कि उनकी बड़ी कंपनियां, चाहे कि बोइंग हो या फिर IT सेक्टर में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। हमें अपने देश पर गर्व है और हम गिदड़ भभकियों से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। दुष्यंत ने दावा किया कि बीते 2 महीनों में कई पुराने नेता और कार्यकर्ता पार्टी में घर वापसी कर चुके हैं, जो पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस इतनी बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है कि अब उस पर चर्चा करने का कोई तुक नहीं बन रहा है। आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वह अब हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष तक तय नहीं कर पाए हैं, जबकि मानसून सत्र शुरू हो चुका है। वहीं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सम्मान नहीं दिए जाने पर चौटाला ने भाजपा की मंशा पर सवाल खड़े किए और कहा, सत्यपाल मलिक 5 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, फिर भी उनके अंतिम संस्कार में न तो भाजपा के शीर्ष नेता पहुंचे और न उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया। यह सीधे तौर पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और भाजपा की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद छोड़ा, लेकिन न तो उन्हें फेयरवेल दिया गया और न ही कोई अंतिम भाषण। साल 2024 विधानसभा चुनाव में जेजेपी की हार को लेकर उन्होंने कहा, राजनीतिक फेरबदल चलता रहता है। जब कार्यकर्ता पार्टी के साथ होते हैं तो वही पार्टी आगे बढ़ती है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चौटाला ने कहा कि हरियाणा में सरकार पूरी तरह गायब है, जबकि गुंडे नायाब हो गए हैं। आए दिन फायरिंग और आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। जनता का हरियाणा पुलिस से भरोसा उठ चुका है। रोहतक में हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन करते हुए डीसी ऑफिस का घेराव किया। किसानों ने स्पष्ट कहा कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो जल्द ही प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाकर बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमेद सिंह ने बताया कि 9 जुलाई को कैथल में 9 किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसमें एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया। उसके बाद 22 जुलाई को करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसी कड़ी में आज प्रदेश भर के सभी जिलों में डीसी के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन दिए गए हैं। उमेद सिंह ने कहा
कहा कि हरियाणा में किसानों को खाद की कमी से जूझना पड़ रहा है। खाद वितरण प्रणाली में सुधार करना चाहिए। साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से खाद वितरित होनी चाहिए ताकि खाद का अवैध स्टॉक या फिर कालाबाजारी न हो सके। वहीं खाद वितरण में हो रही धांधली को भी रोका जा सके। इसके साथ ही पेस्टिसाइड एक्ट लागू करने की भी मांग रखी। उमेद सिंह ने कहा कि धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू होनी चाहिए क्योंकि यह 90 दिन की फसल होती है, लेकिन सरकार धान की खरीद 15 अक्टूबर से प्रारंभ करती है, जिसके कारण किसान आढ़तियों को कम दाम पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हो जाते हैं। बासमती चावल की खरीद भी एमएसपी के दायरे में लाने की मांग रखी। उमेद सिंह ने बताया कि हरियाणा में फसलों की खरीद एमएसपी पर नहीं की जा रही है। सरकार कह रही है कि 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, लेकिन हरियाणा में 24 फसल होती ही नहीं। सरकार 24 फसलों के नाम तो गिनाए कि कौन कौन सी 24 फसल हैं। हरियाणा में मुश्किल से 11-12 फसलें होती है। सरकार को किसानों की फसलों को एमएसपी दामों पर खरीद करनी चाहिए। हरियाणा में कर्मचारियों और अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर फिर से मंत्री और विधायकों की नाराजगी सामने आई है। इस बार ये नाराजगी हाल ही में हुई विधायक दल की मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने उजागर हुई। 29 जुलाई को चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में सभी मंत्री और भाजपा विधायक शामिल हुए थे। मीटिंग में दक्षिण हरियाणा से पार्टी के एक विधायक ने ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने सीएम सैनी से कहा कि वे पिछले काफी समय से कुछ ट्रांसफर करवाने के लिए सीएमओ के अधिकारियों को कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पार्टी विधायक ने यहां तक कह दिया कि मैं तो एक सामान्य विधायक हूं, यहां तो मंत्रियों के कहने पर भी ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। विधायक की इस बात का कैबिनेट के कई मंत्रियों ने भी समर्थन किया। मीटिंग में विधायक के मुद्दा उठाए जाने के बाद एक कैबिनेट मंत्री ने यहां तक कह दिया कि हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को जलेबी की तरह घुमाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि मीटिंग में इस मुद्दे को लेकर सीएम काफी असहज हो गए। उन्होंने इसके लिए सीएमओ के एचसीएस रैंक के एक अधिकारी को लताड़ लगाई। सीएम ने स्पष्ट किया कि मंत्रियों और विधायकों की ट्रांसफर फाइलों को बेवजह रोकने की कोशिश न करें। हरियाणा में कर्मचारियों के ट्रांसफर का हक मांगने वाले मंत्रियों को सीएम नायब सिंह सैनी ने पहले ही बड़ा झटका दिया है। सीएम ने कह दिया है कि हमारे तो सारे ट्रांसफर ऑनलाइन होते हैं, उसमें कैसे किसी को पावर देंगे। अगर किसी को ट्रांसफर कराना है तो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। फिर भी यदि किसी को दिक्कत है तो डीसी के नेतृत्व में कमेटी बनी है, वहां पर कर्मचारी अपने ट्रांसफर की अर्जी दे सकता है, जहां उसकी समस्या दूर की जाएगी। हरियाणा पुलिस अब राज्य की जेलों में बंद हार्डकोर अपराधियों के आपराधिक नेटवर्क और उनके कार्यप्रणाली का गहराई से अध्ययन करेगी। इसके लिए एक एसआईटी को विशेष रूप से जोड़ा गया है। ये जानकारी हरियाणा कारागार विभाग के महानिदेशक आलोक कुमार राय ने शुक्रवार को पंचकुला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। आलोक कुमार राय ने बताया कि अब जेलों में होने वाली आपराधिक और अवैध गतिविधियों की जाँच जिला स्तर के बजाय राज्य स्तर पर स्टेट क्राइम ब्रांच द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हरियाणा की किसी भी जेल से अपराधी नेटवर्क संचालित नहीं हो रहा है और इस पर रोक लगा दी गई है। पिछले 6 महीनों में जेलों में 21 मोबाइल बरामद किए गए हैं। महानिदेशक ने चेतावनी दी कि यदि किसी जेल कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई होगी। हरियाणा की जेलों में इस समय 27,000 कैदी हैं। इसमें 27 गैंगस्टर शामिल है। गैंग नेटवर्क तोड़ने के लिए कई हार्डकोर अपराधियों को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। एलपीजी सिलेंडर को सब्सिडी में बेचते हुए नुकसान की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को सरकार 30,000 करोड़ रुपए देगी। ये राशि कंपनियों को 12 किस्तों में दी जाएगी। इसके अलावा उज्ज्वला योजना की सब्सिडी जारी रखने के लिए 12,000 करोड़ की भी मंजूरी दी गई है। भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर यानी IOCL, BPCL और HPCL जैसी सरकारी तेल कंपनियां बेचती हैं। ये सिलेंडर सरकार द्वारा तय की गई रेगुलेटेड कीमतों पर मिलते हैं, यानी इनकी कीमतें बाजार से तय नहीं होती बल्कि सरकार इन्हें कंट्रोल करती है। इंटरनेशनल मार्केट में लंबे समय से एलपीजी की कीमतें ऊंची बनी हुई है। इससे तेल कंपनियों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। उन्हें महंगे दामों पर एलपीजी खरीदना पड़ रहा है, लेकिन सस्ते दामों पर बेचना पड़ रहा है। इस नुकसान को अंडर रिकवरी कहते हैं, यानी वो रकम जो कंपनियों को बिक्री से नहीं मिल पाई। सरकार ने 2025-26 में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी जारी रखने के लिए 12,000 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है। एक साल में 9 सिलेंडर दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में स्टार्ट की गई थी। इसका मकसद गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना था, ताकि महिलाएं लकड़ी या कोयले जैसे हानिकारक ईंधन के बजाय गैस से खाना बना सकें। वहीं 1 जुलाई 2025 तक देश भर में PMUY के तहत 10.33 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उज्ज्वला 2.0 के तहत पहली रिफिल और स्टोव भी मुफ्त मिलता है, यानी लाभार्थियों को कनेक्शन या फिर पहला सिलेंडर और स्टोव लेने के लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। कुरुक्षेत्र के 1000 साल से ज्यादा पुराने संगमेश्वर महादेव मंदिर में अब शिवलिंग पर 24 घंटे गंगाजल की धार बहेगी। सावन के आखिरी दिन शुक्रवार को यह व्यवस्था शुरू हो गई। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भी भगवान को गंगाजल अर्पित कर सकेंगे। इसके लिए मंदिर में मॉडर्न टैंक सिस्टम लगाया गया है। इस सिस्टम में 1500 लीटर के 2 टैंक स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 1000 लीटर की कैपेसिटी वाला टैंक भी अलग से रखा गया है। इस टैंक से शिवलिंग पर लगे कलश को जोड़ा गया है। टैंक से कलश में गंगाजल पहुंचेगा और वहां से शिवलिंग पर गंगाजल की धार बनी रहेगी।
इन टैंकों में जल की कैपेसिटी को नापने के लिए सिस्टम लगा दिया है। जैसे ही टैंक में कम जल होगा, सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देगा। इसके बाद हरिद्वार में हर की पैड़ी से गंगा जल की सप्लाई पहुंचेगी। मंदिर में एक और चमत्कार देखने को मिलता है, जहां दूध को भिगोकर उसमें मक्खन नहीं निकाला जा सकता। अगर कोई कोशिश करता है तो दूध खराब हो जाता है। साथ ही मंदिर परिसर में चारपाई या खाट का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मान्यता है कि किसी को बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो 2 दिन मंदिर के भंडारे में भोजन करने से उसका बुखार उतर जाता है। संगमेश्वर धाम अरुणा, वरुणा और सरस्वती नदी के संगम से बना है। महाभारत, वामन, गरुड़, स्कंद और पद्म पुराण में वर्णित कथाओं में इसका प्रमाण मिलता है। भगवान शंकर से प्रेरित होकर 88,000 ऋषियों ने यज्ञ के जरिए अरुणा, वरुणा और सरस्वती नदी का संगम करवाया था। इन नदियों के संगम से भोलेनाथ संगमेश्वर महादेव के नाम से विश्व विख्यात हुए। यहाँ हर महीने की त्रयोदशी पर मेला लगता है, जिसमें हरियाणा समेत पंजाब के श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि और श्रावण मास में बड़ा मेला भी लगता है। हरियाणा में आमजन के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। वीरवार को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में महंगे पड़ने वाले 10 सामान्य ऑपरेशन भी अब आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त करवाने का फैसला लिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आयुष्मान भारत योजना में 10 नए सर्जरी पैकेट शामिल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने जिन 10 सामान्य ऑपरेशन को आयुष्मान योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क करवाने का फैसला लिया है, उनमें घुटना प्रत्यारोपण, कुल्ला प्रत्यारोपण, हर्निया ऑपरेशन, टॉन्सिल हटाना, एडेनोइड सर्जरी, हाइड्रोसिल, खतना, अपेंडिक्स ऑपरेशन, फिस्टुला सर्जरी और पाइल्स यानी बवासीर सर्जरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल्द ही इन पैकेजों को अंतिम रूप दिया जाएगा। जल्द ही इन्हें आयुष्मान भारत योजना में जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में बुनियादी ढांचे का विस्तार भी किया जाएगा। पहले चरण में 8 जिलों यानी नूंह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, सिरसा, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में मरम्मत और नवीनीकरण कार्य शुरू हो चुके हैं। बाकी जिलों में जल्द ही ये काम शुरू होंगे। अस्पतालों को बिजली, सफाई, एयर कंडीशनिंग, फायर सेफ्टी, हरियाली, साइन बोर्ड सहित तमाम बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। बढ़ती स्वास्थ्य जरूरतों को देखते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि 450 खाली पदों पर डॉक्टरों की भर्ती भी जल्द शुरू की जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जन औषधि केंद्र 24/7 चालू रहे, ताकि मरीजों को रात या दिन हर समय जरूरी दवाई मिल सके। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम स्टेशन अंबाला की तरफ से सफाई वाला, क्लर्क, चौकीदार, ड्राइवर और कई अन्य पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। इंटरव्यू का स्थान स्टेशन मुख्यालय अंबाला रहेगा। इंटरव्यू की तारीख की बात करें तो 26 अगस्त 2025 से शुरू होंगे। चौकीदार, चपरासी, सफाई वाला, महिला अटेंडेंट, क्लर्क, ड्राइवर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, लैब सहायक, लैब टेक्नीशियन के पदों पर यह भर्ती होगी। वहीं ड्राइवर के लिए आवेदक 8वीं पास होने चाहिए। सफाई वाला या महिला अटेंडेंट के लिए उम्मीदवार को पढ़ना लिखना आता हो। साथ ही चौकीदार या चपरासी के लिए आवेदक 8वीं पास होने चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 53 वर्ष तय की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। ट्रंप टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी और पुतिन ने भारत रूस संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और डिटेल बातचीत हुई। मैंने यूक्रेन के हालात पर जानकारी शेयर करने के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। हमने अपने आपसी सहयोग बढ़ाने और भारत रूस की रणनीति साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मैं इस साल के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा का इंतजार कर रहा हूँ। एक दिन पहले ही भारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजित डोभाल ने गुरुवार को मॉस्को यात्रा के दौरान क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की थी। यह मुलाकात सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए हुई। रूसी सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने एक वीडियो जारी किया जिसमें डोभाल ने भारत रूस संबंधों को बेहद खास बताया और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमारा रिश्ता बहुत खास और पुराना है। हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। हमें राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की खबर से बहुत खुशी है। तारीखें लगभग तय हो चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे पर रहेंगे। हरियाणा में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय की तरफ से राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सभी राशन लाभार्थियों के आधार कार्ड के माध्यम से ई-केवाईसी की जा रही है। विभाग के द्वारा ये काम अभी तक 100% पूरा नहीं हो सका है। विभाग ने 30 जुलाई तक 100% ई-केवाईसी पूरी करने की सख्त डेडलाइन दी थी। संबंधित विभाग की इस विफलता से न केवल राशन में फर्जीवाड़ा रोकने की मुहिम कमजोर पड़ रही है, बल्कि हजारों गरीब परिवारों को राशन बंद होने का खतरा भी मंडरा रहा है। अधिकारियों व कर्मचारियों ने डेडलाइन को गंभीरता से नहीं लिया। इससे राशन प्रणाली में पारदर्शिता
लाने की कोशिश अधर में लटक गई। ई-केवाईसी तय समय सीमा में पूरी न होने को लेकर डिपो होल्डर ने बताया कि विभाग द्वारा हाल ही में जारी किया गया मेरा ई-केवाईसी एप्लीकेशन भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। विभाग द्वारा पहले भी दी गई पीओएस मशीनें अब काफी पुरानी हो चुकी हैं, जिनमें अक्सर सर्वर डाउन की समस्या या फिर अन्य तकनीकी खामियां अक्सर बनी रहती हैं। इस वजह से ई-केवाईसी में तकरीबन एक परिवार का आधा घंटा लग जाता है। काफी डिपो धारकों का कहना है कि अगर सरकार को समय पर ई-केवाईसी करवानी है तो पहले बगैर ई-केवाईसी राशन धारकों का राशन बंद करना चाहिए, क्योंकि आम लोगों में ई-केवाईसी को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं है, क्योंकि लोगों को राशन मिलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ई-केवाईसी का उद्देश्य राशन वितरण में फर्जीवाड़ा रोकना है। कई मामलों में लोग एक ही नाम से 2 राशन कार्डों में नाम दर्ज करवा रहे हैं, जिससे कि परिवार के सदस्यों की संख्या गलत तरीके से बढ़ा लेते हैं। ई-केवाईसी के जरिए ऐसे लाभार्थियों की पहचान कर परिवार पहचान पत्र सूची से हटाना है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 765 अंक गिरकर 79,857 के स्तर पर बंद हुआ। 4 महीने बाद यह 80,000 के नीचे आया है। इससे पहले 9 मई को बाजार 79,454 पर आ गया था। निफ्टी में भी 246 अंक की गिरावट रही और ये 24,350 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 5 में तेजी और 25 में गिरावट रही। मेटल, IT, ऑटो और रियल्टी सेक्टर के शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिली, तो वहीं 24 कैरेट सोने का दाम 703 रुपए बढ़कर 1,01,406 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत की बात करें तो 357 रुपए घटकर 1,14,893 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,03,460 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 94,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWP हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। रोजाना सबसे पहले हरियाणा की खबरों से रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।